आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को पर क्लिक करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज हम जानेंगे संस्कारों के बारे में कि संस्कार क्या है, संस्कार का निर्माण कैसे होता है और संस्कार हमारे मन बुद्धि को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संस्कार क्या है? संस्कार क्या है? सर्वप्रथम ये जान लें कि संस्कार क्या है। तो संस्कार हमारी समस्त जीव की समस्त अनुभूतियों का स्मृतियों द्वारा रचित सूक्ष्म डाटा है। जीव की समस्त अनुभव और अनुभूतियों का द्वारा रचित स्मृतियों के रूप में सूक्ष्म डाटा है। स्मृतियों का सूक्ष्म डाटा या इकाई है। इसे डाटा भी कह सकते हैं या इकाई भी कह सकते हैं। तो संस्कार समस्त अनुभव अनुभूतियों द्वारा रचित स्मृतियों का सूक्ष्म डाटा या इकाई है। अब हमने समझ लिया संस्कार क्या है। तो संस्कार अनुभव अनुभूतियों द्वारा रचित स्मृतियों का सूक्ष्म डाटा है, यह संस्कार है। इन्हें संस्कार कहते हैं। अब संस्कार का जागरण कैसे होता है? संस्कार का जागरण मन में सोच विचार के रूप में सीधे नहीं होता है। संस्कार अप्रत्यक्ष रूप से मन को प्रभावित करते हैं, परंतु मन में प्रत्यक्ष रूप से जागृत नहीं होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित जरूर करते हैं, हमारे मन को, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सोच विचार, मन की सोच विचार में जागृत नहीं होते हैं। संस्कार का जागरण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। संस्कार का जागरण हमारे भीतर स्फुरणा के रूप में होता है। संस्कार का जागरण किस प्रकार होता है? स्फुरणा के रूप में। स्फुरणा क्या है? अचानक उभरने वाली चेतना। जो अचानक ये चेतना का कंपन है, जिसे स्फुरणा कहते हैं। अचानक उभरने वाली चेतना को स्फुरणा कहते हैं। यह स्फुरणा कहाँ होती है? हमारे मन में नहीं होती, मनोमय कोश में। यह होती है प्राणमय कोश में। कहाँ होती है? हमारे प्राणमय कोश में अचानक उभरने वाली चेतना यानी स्फुरणा के रूप में कंपन होता है। इसी के अनुसार, इसी कंपन के अनुसार शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। वह शारीरिक चेष्टाएं इंद्रियों के माध्यम से संसार में प्रदर्शित होती हैं। तो इस प्रकार संस्कार का जागरण होता है, जिनसे मन बुद्धि भी प्रभावित होते हैं। जब संस्कार प्राणमय कोश में स्फुरणा के रूप में जागृत होते हैं, तो वह मन के सोच विचार को प्रभावित करते हैं, और उन्हीं सोच विचार से फिर हमारा व्यवहार और हमारी बाहर के व्यवहार या आचार विचार भी प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार संस्कारों का जागरण होता है स्फुरणा के रूप में। अब यह जागरण कैसे होता है? जब जब संस्कारों के अनुकूल, इन डाटाओं अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हर परिस्थिति में संस्कार जागृत नहीं होते, अनुकूल परिस्थितियों में ही संस्कार जागृत होते हैं स्फुरणा के रूप में। जैसे उदाहरण के रूप में समझाता हूं आपको। हम रात्रि को शमशान घाट से गुजर रहे हैं। रात्रि के समय में शमशान घाट में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे हमें कोई भय लगता हो। वहां कुछ भी नहीं होता है, परंतु वहां पर जाकर हमारे भय के संस्कार जागृत हो जाते हैं स्फुरणा के रूप में। तो हमें भय लगने लगता है और हमारे मन के विचार, सोच विचार, व्यवहार सभी प्रभावित हो जाता है। हम सहम से जाते हैं। क्यों सहम से जाते हैं? क्योंकि वहां हमारे पहले ही स्मृतियों के रूप में जो सूक्ष्म डाटा है भय का या भय के संस्कार, वह स्फुरणा के रूप में यानी प्राणमय कोश में शमशान घाट में जागृत हो गए। और यह जागृत होकर क्या करते हैं? इन्हीं के अनुकूल यानी भय के अनुकूल अनेक स्मृतियों को जागृत करते हैं। हमने कुछ भी आंखों से नहीं देखते शमशान घाट में भूत प्रेत को, परंतु वो इतनी स्मृतियां भूत प्रेत की हमारे भीतर आ जाती है कि हमें बाहर कोई भी वस्तु हिलती हुई दिखाई दे तो वो भूत ही लगेगी। क्यों लगेगी? कि हमारे अंदर स्फुरणा के रूप में अचानक उभरने वाली चेतना यानी संस्कार जागृत हो गए हैं, और इन्हीं संस्कार से असंख्य स्मृतियां हमारे भीतर भय की जागृत होगी, जिससे हम भय उत्पन्न होगा। और वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है शमशान घाट में जो हमको डरा दे, क्योंकि वहां पर रात्रि में बहुत से लोग रहे, ऐसे किसी को कुछ नहीं दिखा, परंतु हमारे भीतर वो भय का संस्कार जागृत होने से यह भय का संस्कार ही वास्तविक भूत है, जो हमारे भीतर इतनी स्मृतियां जागृत कर देता है भय की कि हमें बाहर भी जो कुछ भी दिखे वह भूत ही लगेगा। चाहे वह पेड़ हिलता हुआ दिखो या कोई झाड़ी हिलती हुई दिखो,
हमें भूत, क्योंकि हमारे भीतर स्मृतियां वही चल रही है और हमें बाहर भी वही दिखाई देने लगता है, उसी के अनुसार हम दृष्टिकोण से देखते हैं। तो संस्कार का जागरण किस प्रकार होता है? संस्कार का जागरण स्फुरणा के रूप में होता है। अब हम जानेंगे कि संस्कार किस प्रकार बनते हैं। संस्कार का निर्माण, संस्कार का निर्माण, संस्कार किस प्रकार बनते हैं? तो संस्कार मन के अनुभव का चित्त पर अंकन, मन के अनुभवों का चित्त पटल पर अंकन या चित्त पटल पर अंकित होना। मन के अनुभवों का चित्त पटल पर अंकित होना। मन के कौन कौन से अनुभव? मन के तीव्र, गहरे और बार बार जो दोहराने वाले, जो बार बार आते हैं, वह अनुभव जब चित्त पटल पर अंकित होते हैं तो वह चित्त क्या करता है? इन्हें धारणा के रूप में अंकित कर देता है। चित्त क्या करता है? इन अनुभवों को धारणा के रूप में अंकित कर देता है या धारणा बना देता है। चित्त क्या करता है? अनुभव को धारणा के रूप में परिवर्तित करता है। तीव्र, गहरे और दोहराने अनुभव, हर अनुभव संस्कार की प्रक्रिया में नहीं जाएगा। हम सभी अनुभव हमारे संस्कार नहीं बनते, पर जो तीव्र है, जैसे किताब में किसी ने पढ़ लिया कि मैं ऐसे पानी में गिर गया और डूब गया, तो उससे कोई भय का संस्कार नहीं बनेगा। परंतु अगर उसको पानी में गिरा दें तो तीव्रता से भय का संस्कार उसके भीतर जागृत हो जाएगा। उसे फिर बार में 1000 बार भी किताब में पढ़ेगा, उससे नहीं बनेगा, पर एक बार उसको पानी में डाल दो अचानक, तो भय का संस्कार उसके भीतर बन जाएगा। इस प्रकार तीव्र, गहरे, यानी कोई दुर्घटना हो गई किसी के साथ तो भय का संस्कार तुरंत बन जाएगा, बल्कि धीरे धीरे, ऐसा कोई अनुभव नहीं, धीरे धीरे अनुभव से तत्काल संस्कार नहीं बनता है, परंतु गहरे अनुभव और तीव्र अनुभव से संस्कार तुरंत बन जाता है। दोहराने वाले, जब किसी अनुभव को बार बार हमारे साथ वही अनुभव आता है, जैसे कोई बार बार हमें पीट देता है, किसी के पास जाते तो हमारे पास उसको देखकर वो संस्कार बन जाएगा, इसके पास जाना नहीं चाहिए। उसको देखकर ही हमें भय लगता है, क्योंकि वो पीटेगा, वो चाहे नहीं पीटता हो फिर भी ऐसे ही लगेगा। जैसे पहले टीचर को देखकर बच्चों को भय लगता था, वो नहीं पीटते थे, उसके बाद भी टीचर को देखकर बच्चे भाग जाते थे, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता था कि ये हमें पीट देंगे, तो ये भय का संस्कार उनके भीतर बन जाता है। इस प्रकार तीव्र, गहरे, दोहराने वाले अनुभव धारणा के रूप में चित्त अंकित करता है। यहाँ पे क्या बन गई? चित्त ने पहली स्टेप में चित्त ने धारणा, मन के अनुभव चित्त पटल पर धारणा के रूप में अंकित हो जाते हैं। अब क्या होता है कि बुद्धि इस धारणा को अर्थ देती है। दूसरी स्टेप में क्या होता है कि बुद्धि जो धारणा चित्त ने अंकित की है तीव्र, गहरे और दोहराने वाले अनुभव से, उसे बुद्धि क्या करती है? अर्थ प्रदान करती है। बुद्धि क्या करती है? इस धारणा को अर्थ प्रदान करती है। अर्थ अलग अलग प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर बुद्धि अपने महत्व के अनुसार ही अर्थ प्रदान करती है। क्या करती है? बुद्धि अर्थ प्रदान करती है। जब यह अर्थ हमारे मैं भाव से, जब यह अर्थ मैं यानी देह, अहम, अहम को क्या बोलते हैं? देह भाव। देह भाव, हमारे कर्ता भोक्ता भाव यहीं से जागृत होते हैं, इसे देह भाव कहते हैं। जैसे शरीर का भाव, हमारे शरीर का भाव नींद में भी बना रहता है कि हम एक शरीर, इसे कहते हैं अहम। तो इसी से जब यह धारणा जुड़ती है, चित्त पटल पर जो अंकित चित्त द्वारा जो धारणा बनती है, उसे बुद्धि अर्थ प्रदान करती है। उसी अर्थ के अनुसार धारणा को अहम स्वीकार करता है। जब अहम इस धारणा को स्वीकार कर लेता है, तब संस्कार बनता है। संस्कार बनने की यह पूरी प्रक्रिया है। संस्कार बनने की क्या प्रक्रिया है? अब हम मन के गहरे, तीव्र व दोहराने वाले अनुभव जब चित्त पटल पर अंकित होकर धारणा बनते हैं, धारणा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो बुद्धि उसी धारणा को अर्थ या महत्व प्रदान कर अहम से जोड़कर स्वीकार करती है। तब जाकर संस्कार बनते हैं। तब जाकर क्या बनते हैं? संस्कार। अब आपने समझ लिया होगा संस्कार का निर्माण किस प्रकार होता है। बुद्धि का संस्कार से क्या संबंध है? बुद्धि का संस्कार से संबंध, हाँ, अब जानेंगे बुद्धि का संस्कार से संबंध। जिनकी बुद्धि अविकसित होती है, अविकसित, उन पर नकारात्मक संस्कारों का प्रभाव तुरंत पड़ता है। और नकारात्मक संस्कारों का प्रभाव क्यों पड़ता है?
ये जानेंगे। जिनकी बुद्धि अविकसित होती है, तो बुद्धि में क्या होता है कि तर्क वितर्क की क्षमता अविकसित बुद्धि में तर्क वितर्क की क्षमता नहीं होती। तर्क वितर्क अविकसित बुद्धि नहीं कर सकती है, और अविकसित बुद्धि का विवेक भी जागृत नहीं होता है, यह विवेकशील भी नहीं होती है, इसलिए यह सही गलत की पहचान भी नहीं रखती। सही गलत की पहचान भी नहीं रखती, और सभी अनुभव, जो भी अनुभव ग्रहण करती, बाहर के अच्छे बुरे, यह चयन नहीं कर पाती। अविकसित बुद्धि चयन नहीं कर पाती, क्योंकि इसके पास सही गलत की पहचान भी नहीं है, तर्क वितर्क भी नहीं कर सकती, तो यह पहचान नहीं कर पाती, और सभी अनुभवों को चित्त पर धारणा के रूप में अंकित करती है। बाहर से अच्छी बुरी कुछ भी मिल रहा हो तो उसको ग्रहण करेगी, और क्या बनाएगी, इसका चित्त पर धारणा के रूप में अंकित करेगी। ऐसी बुद्धि पर बुरी संगत का असर तुरंत पड़ता है। अविकसित बुद्धि पर बुरी संगत का असर तुरंत पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि संस्कार तुरंत बना लेती है, सभी अनुभवों को ग्रहण करती है, क्योंकि बुद्धि तर्क वितर्क नहीं करती, विवेक सही गलत की पहचान नहीं करता, और चित्त सभी अनुभवों को धारणा के रूप में अंकित करता है और अहम से जोड़कर संस्कार बना लेता है। इसीलिए इन पर बुरी संगत का तुरंत असर होता है। इसीलिए माता पिता हम कम आयु के बच्चों को पूरी निगरानी रखते हैं, और बच्चों को ऐसा लगता है कि माता पिता हम पर दबाव बना रहे हैं। उनका ध्यान क्यों रखते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि अभी अविकसित है, इसलिए माता पिता बच्चों को निगरानी रखते हैं। जब उनकी बुद्धि पूर्ण विकसित हो जाती है, अब जानेंगे बुद्धि के पूर्ण विकसित होने पर। बुद्धि जब पूर्ण विकसित हो जाती है तो तर्क वितर्क करने लगती है। बुद्धि जब पूर्ण विकसित हो जाती है, तर्क वितर्क करने लगती है, और विवेक भी सही गलत की पहचान करता है, तो सभी अनुभव धारणा के रूप में अंकित नहीं होंगे। जब बुद्धि पूर्ण विकसित होगी तो सभी अनुभव धारणा के रूप में अंकित नहीं होंगे। वही अनुभव धारणा के रूप में अंकित होंगे जो उसके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। जो अनुभव उपयोगी सिद्ध होंगे वही धारणा के रूप में अंकित होंगे, और इस ऐसे लोगों पर बुरी संगत का असर तुरंत नहीं पड़ता है। हाँ, पर अगर वह बुरी संगत की ओर बार बार आकर्षित होगा, जब बुद्धि तर्क वितर्क कर रही है, सही गलत की पहचान भी कर रही है, फिर भी अगर वो बुरी संगत की ओर बार बार आकर्षित हो रहा है, तो बुरी संगत का असर धीरे धीरे उसके ऊपर भी पड़ने लग जाएगा। इसलिए बुरी संगत से सभी शास्त्रों में बताया गया है, दूर रहना ही चाहिए। तो यह होता है बुद्धि का संस्कार से क्या संबंध है। अब जानेंगे कि नकारात्मक संस्कारों को कैसे नष्ट किया जा सकता है। नकारात्मक संस्कारों को कैसे निष्प्रभावी किया जाता है, कैसे निष्प्रभावी करे। अब जानेंगे नकारात्मक संस्कारों को कैसे निष्प्रभावी किया जाता है, इनका प्रभाव निष्प्रभाव कैसे किया जाता है। तो पहले है बुद्धि। जिसकी बुद्धि विकसित होगी वह संस्कारों को क्या करेगा, नकारात्मक संस्कार को छान कर ग्रहण करेगा, छानेगा, पहचान भी करेगा और उनको छान कर ग्रहण करेगा। सभी नकारात्मक संस्कारों को ग्रहण नहीं करेगा, या संस्कार है तो उन्हें जागृत नहीं होने देगा। तो सबसे पहले होनी चाहिए हमारे पास बुद्धि का जागरण। बुद्धि क्या करेगी, नकारात्मक संस्कारों को छानेगी। अब छानने से भी काम नहीं चलेगा, दूसरी स्टेप में होगी बुद्धि ज्ञान उन संस्कारों को दिशा देगा। बुद्धि केवल छानने का काम करेगी कि अच्छा बुरा क्या है, पर ज्ञान उन्हें दिशा प्रदान कर सकता है। जैसे अशुभ संस्कारों को भी ज्ञान शुभ संस्कार में परिवर्तित कर सकता है, ज्ञान की वो क्षमता है। कैसे परिवर्तित करेगा? जैसे किसी व्यक्ति का लड़ाई झगड़े का संस्कार बन गया है, क्योंकि उसकी लड़ाई झगड़े की आदत है, आक्रामक हो गया, तो इस संस्कार को अशुभ संस्कार है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह शुभ संस्कार है, पर इसे शुभ संस्कार में परिवर्तित अगर ज्ञान होगा तो इसे दिशा प्रदान कर सकता है। कैसे करेगा कि ऐसे संस्कार को देश की सेवा में वो लगा सकता है। आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा में इस संस्कार का उपयोग कर सकता है। अगर ज्ञान होगा तो आर्मी में चला जाएगा, देश की सुरक्षा करेगा। भले इसके पास लड़ाई झगड़े का संस्कार है, पर देश की सेवा में इसका उपयोग कर सकता है। वह अगर ज्ञान होगा तो नकारात्मक संस्कारों को भी वो सही दिशा प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार तीसरा है मन की सकारात्मकता। मन की सकारात्मकता में नकारात्मक संस्कारों का प्रभाव निष्प्रभावी होने लगता है। यह कमजोर होने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं मन की सकारात्मकता में, क्योंकि मन की सकारात्मकता में सोच विचार भी शुद्ध होंगे।
नकारात्मक संस्कारों को जागरण के लिए मन की नकारात्मकता आवश्यक है। इनके लिए सकारात्मक क्या करेगा, कमजोर वातावरण निर्मित करेगा नकारात्मक संस्कारों के लिए। जब मन का वातावरण नकारात्मक होता है तो नकारात्मक संस्कारों को प्रबल हो जाते हैं, उन्हें बल मिल जाता है। परंतु वहीं अगर मन का वातावरण सकारात्मक होगा तो नकारात्मक संस्कारों का प्रभाव क्षीण होने लगेगा, उन्हें बल नहीं मिलेगा और वो जागृत नहीं होंगे, वह हमारे मन बुद्धि चित्त को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए मन का सकारात्मक होना परम आवश्यक है। इस प्रकार हमने समझा कि नकारात्मक संस्कारों को निष्प्रभावी कैसे किया जा सकता है। बुद्धि द्वारा उन्हें छाना जाता है, ज्ञान द्वारा उन्हें दिशा दी जाती है और मन की सकारात्मकता द्वारा उनके प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है और धीरे धीरे वह निष्प्रभावी होने लगते हैं। तो आपने जाना इस वीडियो में कि संस्कार क्या है, संस्कार का निर्माण कैसे होता है और संस्कार कैसे जागृत होते हैं और बुद्धि पर संस्कार का क्या संबंध है, नकारात्मक संस्कार को कैसे निष्प्रभावी किया जा सकता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर जरूर करना।